वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स के एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस सेट 6 में हम लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक आर्थिक क्रिया ही होती है। बी, ट्रेडिंग इन गुड्स और गुड्स में ट्रेड करेंगे तो बी। सी, प्रोफेशनल सर्विस, अगर प्रोफेशनल सर्विस देते हैं जैसे कि कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशनल सर्विस अगर देते हैं तो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में। डी, सोशल सर्विस, अगर सोशल सर्विस देते हैं, सोशल सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है, तो ये डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बी, वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, सी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डी, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए बिजनेस में, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे प्रोसीजर्स आते हैं जो भी गुड्स को फंक्शन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर वेजेस, वेजेस के लिए फैक्ट्री में वर्क करना, ये कहीं से भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है और ये एक तरह से एम्प्लॉई है जो कि वर्क कर रहा है, तो ये बी विल बी द राइट आंसर। ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। कहते हैं इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन देखिए, द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस, कि जो स्कोप है कॉमर्स का वो बिजनेस से नैरो है। बी, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग एक प्रक्रियाएं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें होती हैं। सी, फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, फॉरेन ट्रेड परचेज और सेल होता है सेम कंट्री के, मतलब इनलैंड ट्रेड होता है, सेम कंट्री के लोग जब ट्रेड करते तो वो फॉरेन ट्रेड होता है। डी, ट्रेडर्स सर्व एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, तो ट्रेडर्स एक लिंक की तरह से काम करते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड होता है वो एक ही कंट्री में नहीं होता है, कम से कम 2 कंट्रीज होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग, पब्लिक कंपनी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है कब। लाइसेंस लेने के बाद में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद में। सी, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने के बाद। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी, कि पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय, क्वालिफिकेशन शेयर्स किसके द्वारा लिए जाते हैं। ए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बी, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, सी, बैंकर्स ऑफ द कंपनी, डी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्वालिफिकेशन शेयर्स को डायरेक्टर्स को लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इनवाइट पब्लिक टू परचेज इट शेयर। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को, पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको एओए बोलते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले समझिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि 5 क्लॉजेज दिए हुए हैं और इन 5 क्लॉजेज में मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या और कैसे करेगी, और उन मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जनरली शेयर्स इशू करते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि शेयर्स कैसे हैं, कंपनी की क्या पोजीशन है, उन सारी चीज़ों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। देखिए
रूल क्या होता है कि किसी भी कंपनी में जिसमें कि गवर्नमेंट के कम से कम 51% पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, कम से कम। अब गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनीशन में यही नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, दो स्टेट गवर्नमेंट मिला करके हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट का होना, इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, और जिसमें कि 51% कम से कम शेयर्स हो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 51% शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द डे टू डे वर्किंग इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। कहते हैं कि इंटरफेरेंस यानी गवर्नमेंट का आजकल डे टू डे वर्किंग में सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का कहाँ पर है? तो ऑप्शन देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बी, गवर्नमेंट कंपनीज में सी, स्टेटरी कंपनीज डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो भी आजकल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उन सभी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल इंटरप्राइज का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो पहला ए, इट्स ऑपरेशंस आर स्प्रेड आउट सेवरल कंट्रीज। इनका जो बिजनेस है वो कई कंट्रीज में होकर के चलता है। बी, इट अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वर्ल्ड ओवर, और ये पूरे संसार में यानी कि पूरे संसार से ही प्रॉफिट को टेक ओवर यानी कि कमाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने की। सी, इट इज़ ह्यूज साइज एंड हैज कंट्रोल ओवर लार्ज एसेट, और इसका साइज बहुत हाई होता है, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डी, इट ऑपरेट्स ऑन ए स्मॉल स्केल, और ये छोटे स्केल पे काम करता है। तो इनमें ये जो तीन ऊपर वाली बातें ये तो इसके फेवर में है, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो कि ये फीचर इसका नहीं है, दैट इज डी। तो इट ऑपरेट्स ऑन ए स्मॉल स्केल, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ ए ग्लोबल इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक इज ए। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या है? एक कॉमर्शियल बैंक है, बी कोऑपरेटिव बैंक है, सी डेवलपमेंटल बैंक है। अब कॉमर्शियल बैंक आप जानते हैं कि जो बैंकें जनरली के हम लोग डील करते हैं, जिनके एग्जांपल एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंकें हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होती हैं कि जो कि एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन के तहत बनाई गई हैं और अपने मेंबर्स को ही वो हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद सी है डेवलपमेंटल बैंक है। तो जो डेवलपमेंट बैंक होती हैं ये क्या, जैसे कि नाबार्ड और ये सारी बैंकें जो एग्रीकल्चरल को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो करती हैं, इनमें डील करने वाली बैंक होती है स्पेशलाइज्ड बैंक। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा अकाउंट जिनमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता? तो देखिए, बैंक में 4 तरह के अकाउंट ओपन करे जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जनरली सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड में क्या होता है, एक बार जमा करते हो एक ही बार विड्रॉल होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि जनरली एक रेगुलर इंटरवल पे और फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट होता है और एक ही बार विड्रॉल होता है। सी क्या है, ये इसको महीने में कई बार 4 से 5 बार जमा कर सकते हो और 3-4 बार यानी कि इतने ही टाइम्स लगभग निकाल भी सकते। डी क्या है, ये जनरली बिजनेसमैन को अलॉट किया जाता है ये अकाउंट, और बिजनेसमैन मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स। फंक्शंस कमर्शियल बैंक के फंक्शन में क्या आता है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन को बांटना और लॉकर फैसिलिटी देना, ये तीनों ही बैंक के फंक्शन में आता है। दस डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? द सोल एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बाय फेयर आर फोल मीन्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि सोल मतलब एक अकेला जो उद्देश्य है बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्न करना है, भले ही वो सही या गलत रास्ते से हो। बी, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर द बिजनेस टू फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन। तो बिजनेस के पास में एक स्ट्रांग है यानी कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस जो है सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। सी, इथिक्स इज गुड बिजनेस, और कहते हैं इथिक्स क्या है, गुड बिजनेस है। और डी, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड इज एन अनइथिकल प्रैक्टिस। तो ब्लैक मार्केटिंग गुड्स में ब्लैक मार्केटिंग करना एक अनइथिकल, अनैतिक प्रक्रिया है। तो इसमें से कहते हैं कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कि बिजनेस का ये एम नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करे, भले ही वो फेयर हो, फॉल हो। बिजनेस का यही एम होना चाहिए कि वो प्रॉफिट तो अर्न करें लेकिन फेयर मीन्स से अर्न करें। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रैक्टिसेज इज इथिकल। इनमें से कौन सा बिजनेस प्रैक्टिस इथिकल है? इथिकल का मतलब होता है नैतिक है,
ठीक है, नैतिक है यानी कि वैलिड है। अब देखिए ऑप्शन एडल्टरेशन ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स में मिलावट। बी है सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स अंडर पॉपुलर ब्रांड नेम, किसी पॉपुलर ब्रांड का नेम रख करके डुप्लीकेट गुड्स को सेल करना। सी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करना। डी ऑनेस्टी इन डीलिंग विद द कंज्यूमर्स, और कहते हैं कि कंज्यूमर से डील करने में ऑनेस्टी दिखाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एक इथिकल है, बाकी सारी चीज़ें अनइथिकल प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द डिबेंचर्स रिप्रेजेंट, डिबेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन देखिए फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल। बी वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होती है, ऐसी कैपिटल जो कि बिजनेस में रनिंग में होती है और इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सी बारोड कैपिटल ऑफ द कंपनी की उधार वाली पूंजी। डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म बारोइंग होती है कंपनी की और ये बारोड कैपिटल ऑफ द कंपनी कही जाती है। द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर, रिडीमेबल शब्द का क्या मतलब होता है। ए प्रेफरेंस शेयर्स से संबंधित ये शब्द, बी डिबेंचर से, या सी इक्विटी शेयर। तो देखिए ये प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ये दोनों ऐसे होते हैं जिनका रिडेम्पशन किया जाता है एक तय समय के बाद में और स्टिपुलेटेड पीरियड एंड कंडीशंस आल्सो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर दोनों का ही रिडेम्पशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज रिसीव पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम। अब कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टली कहां से प्राप्त करती हैं। ऑप्शन द पब्लिक से, बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के डायरेक्टर से, सी द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर से, डी नन ऑफ द अबव। तो कंपनियां जो पब्लिक डिपॉजिट प्राप्त करती हैं वो पब्लिक से ही डायरेक्टली प्राप्त करती हैं। कंपनियां जनरली सिक्योरिटीज इशू करती हैं और उनके बदले पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती पब्लिक से। नेक्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल इंक्लूड फंड्स। इंटरनल सोर्सेज जो है कैपिटल यानी कि कैपिटल के इंटरनल सोर्सेज में कहाँ से इंक्लूड करते हैं, वो कौन से फंड्स जो इंक्लूड करते हैं। जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट्स फ्रॉम सप्लायर्स, बी जनरेटेड थ्रू लोन्स जो कि लोन से जनरेट किए जाते हैं या सप्लायर्स से जनरेट किए जाते हैं, सी जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर या डिवेंचर इशू करके, और डी है जनरेटेड विद इन द बिजनेस, जनरेटेड विद इन द बिजनेस यानी कि बिजनेस में ही। कहने का मतलब कि जैसे प्रॉफिट से, रिजर्व एंड सरप्लस से, जनरल रिजर्व से, इन सारी चीज़ों से जनरेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटेड विद इन द बिजनेस, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ADR अमेरिकन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी इशूड इन, कहाँ पर इशू करे जा सकते हैं। ऑप्शन देखिए यूरोप में, बी USA में, सी कनाडा में, बी डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ADR यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सा स्मॉल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन देखिए ए इनएडिक्वेट फाइनेंस, बी लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल, सी ओल्ड टेक्नोलॉजी, डी लोकल डिमांड। अब देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को कई प्रॉब्लम से फेस होना पड़ता है। वो क्या है, पहला तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है, दूसरा इनके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेंड नहीं होते, और सी है इनकी टेक्नोलॉजी भी ओल्ड होती। लेकिन ये जो लोकल डिमांड है ये कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इनकी अपनी अपॉर्चुनिटी है कि लोकल में जो डिमांड है वो उनकी है तो बाहरी डिमांड भी इनकी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज, कहते हैं कि वो कौन से मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें कौन से, पहला ए प्रोटेक्टिव मेजर्स, बी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हर तरह के मेजर्स ही सपोर्ट में होते हैं, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द होलसेलर इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, तो होलसेलर ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की कड़ी होता है। बी द होलसेलर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन द रिटेलर एंड द कंज्यूमर, होलसेलर डायरेक्ट लिंक है रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। सी द होलसेलर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, होलसेलर क्या है
डायरेक्ट लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि होलसेलर इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, क्योंकि देखिए जो गुड्स है वो ट्रांसफर होता है रिटेलर को या कंज्यूमर को, तो होलसेलर के द्वारा कभी भी नहीं होता। कंज्यूमर को तो गुड्स रिटेलर से ही मिलता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले करके और पास करता है रिटेलर तक, वो पर्सन होता है होलसेलर। तो होलसेलर इस तरह से इंटरमीडियरी का काम करता है। यहाँ पर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर। इटिनेरेंट रिटेलर्स का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो कि छोटे मोटे या फिर जो है घूम करके अपना काम करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए हॉकर्स है, बी स्ट्रीट ट्रेडर्स है, सी चीप जैक्स है और डी स्ट्रीट स्टॉल शॉप है। तो कहते हैं इनमें से कौन सा इटिनेरेंट रिटेलर्स नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर और चीप जैक्स। चीप जैक्स का मतलब होता है जहाँ कहीं भी लगा लेते हैं शॉप फिर हटा देते हैं, और स्ट्रीट ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि रास्ते में चलते चलते ही अपना व्यापार करते हैं, और हॉकर्स मतलब फेरी वाला घूम करके। लेकिन डी स्ट्रीट स्टॉल्स मतलब कि जो गलियों में ऐसी शॉप्स होती है या रिटेल शॉप्स होती हैं, तो ये जो है इटिनेरेंट रिटेलर्स या इटिनेरेंट रिटेलर नहीं कहे जाते, बाकी सबको इटिनेरेंट रिटेलर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इनमें से कौन सा फिक्स्ड शॉप रिटेलर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, जनरल स्टोर फिक्स्ड शॉप रिटेलर में आते हैं, बी डिपार्टमेंटल स्टोर फिक्स्ड शॉप रिटेलर में आते हैं, डी चेन स्टोर भी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हॉकर्स एंड पेडलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन देखिए, फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं फॉरेन ट्रेड जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है नेचुरल रिसोर्सेज के, मतलब कि अगर हम ग्लोबल ट्रेड करेंगे तो हमारे देश की जो भी रिसोर्सेज उनका बेहतर यूटिलाइजेशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। बी है, फॉरेन ट्रेड प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि फॉरेन ट्रेड जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रिएट करता है, प्रमोट करता है। सी, फॉरेन ट्रेड रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, और फॉरेन ट्रेड से लिविंग ऑफ पीपल भी वो रेज हो जाती, बढ़ जाती। डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर वैलिड, कि सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉरेन ट्रेड द टर्म CIF स्टैंड्स फॉर। तो फॉरेन ट्रेड में CIF का मतलब क्या होता है। ए कॉस्ट, बी कॉस्ट एंड फ्रेट, सी कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, डी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट का मतलब CIF होता है, और फॉरेन ट्रेड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंसेज द एग्जिम पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कौन अनाउंस करता है। ऑप्शन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिम पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपोर्टर कैन रेज लोन ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए एक्सपोर्टर लोन किसके बेसिस पर रेज कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शिपिंग ऑर्डर है, बी मेट रिसिप्ट है, सी बिल ऑफ लेडिंग है और डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर वैसे होता है सी बिल ऑफ लेडिंग। अब यहाँ पे शिपिंग ऑर्डर तो जानते हैं आप कि शिपिंग ऑर्डर्स किसके द्वारा होती है, जो भी इंपोर्टर्स होते हैं उनके द्वारा। बी मेट रिसिप्ट क्या होता है, मेट रिसिप्ट क्या होता है, जो शिप का कैप्टन होता है, शिप का जो कैप्टन होता है, और वो जब ये रिसिप्ट एक ट्रांसफ़र करता है किसको, कि हमने जो भी गुड्स है वो रिसिप्ट कर लिया है, तो उसके लिए शिपिंग कैप्टन ये रिसिप्ट प्रदान करता है। और सी है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि शिपिंग कंपनी जब एक रिसिप्ट देती है इसके लिए कि जो गुड्स हमको प्राप्त करना था वो हमने पोर्ट से रिसीव कर लिया है, और जहाँ तक को उसको ले जाना है वहाँ तक के लिए वो ले जाएंगे।
तो वो बिल ऑफ लेडिंग किस लिए वो करते हैं कि उनको क्योंकि जो तय अमाउंट है वो प्राप्त करना होता है। इस बिल ऑफ लेडिंग को किसको मिलता है, ये बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर को जाता है। तो एक्सपोर्टर जो है चाहे तो वो रेज कर सकता है लोन किससे, इस बिल ऑफ लेडिंग के जरिए। यानी कि एक तरह से आप फिर से समझिएगा कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि शिपिंग कंपनी जब एक डॉक्यूमेंट रेज करती कि जो गुड्स हमको एक्सपोर्टर से प्राप्त होना था और जहां पर ले जाना है वहां तक के लिए, तो वो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रेज करती कि हमने गुड्स वो प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो गुड्स हमने लोडिंग कर लिया है। तो इसके लिए वो जो रिसिप्ट शेयर करते हैं वही है बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गारंटी और एश्योरेंस बाय द इंपोर्टर्स बैंक टू ऑनर बिल्स ड्रॉन ऑन इट बाय द एक्सपोर्टर। देखिए क्या कहते हैं कि एक्सपोर्टर को बैंक क्या करती हैं, बैंक जनरली इस बात के लिए एश्योर करती हैं किसको, कि एक्सपोर्टर को एश्योर करती है कहाँ के द्वारा, इंपोर्टर के यहाँ की जो बैंक होती है वो करती है श्योर कि देखिए हम इतने तय अमाउंट तक का अगर बिल आया आपकी तरफ से, यानी कि जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा हम उसको पेमेंट करने का वादा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट, बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सी बिल ऑफ लेडिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर से समझिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंपोर्टर के यहाँ की बैंक एक निश्चित अमाउंट के लिए एक्सपोर्टर को एश्योर करते कि अगर आपका यानी कि आपका बिल यानी कि आपका अगर कोई भी डिमांड आता है इतने अमाउंट तक का, तो हम इसको पेमेंट करने के लिए आपको एश्योर करते हैं। ऐसा इंपोर्टर के बिहाफ पर यह लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते हो कि ड्रॉअर के द्वारा बनाया जाता है ड्रॉई के लिए कि ड्रॉई पेमेंट करेगा, और बिल ऑफ लेडिंग भी आप जानते हो कि शिपिंग कंपनीज के द्वारा जो रिसिप्ट एक इशू करी जाती है जो कि उन्होंने गुड्स पोर्ट पर प्राप्त कर लिया है कि इसको वो तय जगह पे वो फिर से तय जगह वाली पोर्ट पे ले जाएंगे, और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपने देखा कि ए है लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लब्ड। क्लब्ड का मतलब होता है जोड़ दिया जाना। सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लब्ड अंडर। तो ऑप्शन देखिए, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, बी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टी टर्सरी इंडस्ट्रीज। तो सपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज में जैसे बिजनेस है मेन जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, उसके साथ में कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज या सर्विसेज होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं इनका मतलब। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज तो नहीं कहते हैं। प्राइमरी यहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टर्सरी इंडस्ट्रीज ही सपोर्ट सर्विसेज कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज आता है जैसे कि आप देखते हो बैंकिंग, इंश्योरेंस, और बैंकिंग इंश्योरेंस के अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी सर्विसेज में आती हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज। तो इस तरह से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज टर्सरी इंडस्ट्रीज। सो दिस वाज द प्रैक्टिस सेट 6, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दिस वाज द 30 questions of practice set 6 of business studies, hoping that you have very well understood. थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन है। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप, और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।